दमोह में प्रचार के अंतिम दौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोड शो किया। बैंड बाजे के साथ निकली रैली में कांग्रेसियों की अच्छी भीड़ दिखी। इस उपचुनाव को कमलनाथ ने प्रजातंत्र की रक्षा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नियत का चुनाव बताया। दमोह उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज रोड शो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दमोह की जनता के बीच जा रहे हैं और दमोह की जनता के बीच जाकर वो आशीर्वाद मांग रहे हैं और उनके साथ जो अजय टंडन है उनकी बेटी भी शामिल हो। कमलनाथ ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर को याद किया और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर निशाना साधा। चुनाव के समय इसके बड़े मायने हैं, यानी कांग्रेस की नजर दलित वोट पर है। ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक पार्टी के बीच में नहीं है, उम्मीदवार का नहीं है। ये चुनाव सिद्धांतों का है, ये चुनाव नियत का है, ये चुनाव हमारे प्रजातंत्र की रक्षा का है। कांग्रेस में सिद्धांत कवि थे क्या? कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के न नेता थे न आज भी नेता हैं। वो तो एक उद्योगपति हैं, मुख्यमंत्री बने थे, बाई एक्सीडेंट बने थे और ये वो भी जानते हैं और उनके नेतृत्व ने भी इस बात को कहा। इसलिए आज वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांत काय का है उनका? कांग्रेस कभी सिद्धांतवादी राजनीति कभी की है क्या कांग्रेस ने? मुझे जरा जवाब दें। देश के लोकतंत्र की वो बात करते हैं, लोकतंत्र को हत्या करने का काम इस देश के अंदर किसने किया था? कांग्रेस दमोह उपचुनाव में गद्दार बनाम खुद्दार के साथ महामारी का मुद्दा भी सेट करने में लगी है, लेकिन बीजेपी ने भी प्रचार के अंतिम दौर में बड़ा माइंड गेम खेला है और कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में जुट गई है। दरअसल दमोह में शिवराज और महाराज का रोड शो होना था, जिसे बीजेपी ने अचानक रद्द कर दिया। मेरे दिल ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को बना और इसलिए मैंने दमोह का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम निरस्त किया है। मैं दमोह की जनता से क्षमा चाहता हूं, आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप अपने हैं, मैं आपका हूं, मुझे क्षमा करेंगे। हाँ, दमोह के विकास का मैं आपको वचन देता हूं। ये सही है कि बढ़ते संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं को लेकर बेहद मशरूफ है, लेकिन महामारी में उपचुनाव को लेकर लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस पर बीजेपी ने नहले पर दहला जड़ दिया है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता महामारी पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को धमका रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का डॉक्टर के साथ विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसी तरह पूर्व मंत्री तरुण भनोट का भी मास्क नहीं पहनने को लेकर पुलिस के साथ विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी ने कमलनाथ के रोड शो में मास्क नहीं पहनने पर भी सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने कोरोना को लेकर कांग्रेस पर पलटवार की तैयारी कर ली है। ये बात अलग है कि दमोह में कोरोना का मुद्दा किसका सेट होगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, दमोह। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव में कोरोना से इम्यूनिटी। मीम्स जो सोशल मीडिया में बहुत चलते हैं, मजाक जिसको आप कहते हैं, ऐसे मजाक जो ख़ासतौर से जिसका सबसे ज़्यादा लुत्फ़ और सबसे ज़्यादा आनंद युवा पीढ़ी उठाती है, ऐसे मीम्स जो हैं वो खूब चलते हैं। तो जिस तरह से देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं और दमोह में भी उपचुनाव है एक विधानसभा सीट के लिए, तो खूब मीम्स चले विधानसभा चुनाव को लेकर और कि अगर आपको बचना है तो आप किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो उसमें भी चाहे पुष्पा जी हों या फिर रंजीत भैया हों इंदौर वाले, इन तमाम लोगों ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात कही कि साहब चुनाव जहाँ हो रहे हो वहाँ जाइए तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना को जो करना है वो कर रहा है, हम अपनी ताकत से उससे निपट रहे हैं और ये पक्की बात है कि इस लड़ाई में जीतेंगे हम ही, क्योंकि कई जगह निश्चित तौर पर हमारी कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं, कई जगह जानकर भी अनजान बनने की एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो भी हो जाती है। तो ये तमाम मसले जो हैं ये कई बार हम सब पर भारी पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य और सिस्टम, तंत्र और सरकार
इन तमाम चीज़ों को लेकर आंख मूंद लेती है। एक परसेप्शन कई बार बनता है, एक धारणा निर्मित हो जाती है, लेकिन वो धारणा सच नहीं होती, क्योंकि कोई भी तंत्र, कोई भी सिस्टम और कोई भी सरकार और कोई भी समाज ऐसी किसी भी चीज़ को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकता है। हालांकि चुनाव को लेकर ये डिबेट ज़रूर देश में जारी रहेगी कि क्या कोरोना के चलते, अभी तो दूसरी लहर है, तीसरी लहर ईश्वर करे ना हो, चौथी भी ना हो, लेकिन अगर होती है तो क्या हम इसी तरह कोरोना की लहर के बीच चुनाव कराते रहेंगे? कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ दमोह से हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, बीजेपी के सीनियर लीडर और इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो के साथ राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और दमोह से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं निशंक जैन, उनका भी मैं, जैन साहब का स्वागत करता हूं। और हमारे विशेष संवाददाता जो बीते 2 दिनों से वहां डेरा डाले हैं, जुगल किशोर शर्मा, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जुगल, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरह से आप देखते हैं दमोह के चुनाव को, कोरोना को, और कोरोना को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर ये जो हमला है? मुख्यमंत्री ने साफगोई से कहा कि भोपाल में उनकी मसरूफियत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से उन्होंने दमोह वो नहीं गए और दमोह की जनता से माफ़ी मांगते हैं। किस तरह का दमोह का चुनावी परिदृश्य और कोरोना? जी मुझे लग रहा है कि निशंक जी को भी आवाज़ नहीं मिल रही है और जुगल किशोर जी भी जिस तरह से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। दिनेश जी की मैं एक टिप्पणी लेकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं कोरोना और दमोह के चुनाव को? जी जी देखिए शरद जी, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना के मामले सामने नहीं आते। चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक मजबूरी है, और कोरोना का जो संक्रमण है वो आम जनता के लिए तकलीफदेह है। देखिए, जो स्थितियाँ दमोह में हैं, दमोह में भी कोरोना के मामले आ रहे हैं और जो है प्रचार का कार्य जारी है। राज्य सरकार का या जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक से ना तो चुनाव प्रचार रोक सकता है और ना जो है किसी को जो ये कह सकता है कि आप चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। देखिए, राजनीतिक दलों ने जिस तरह से वहाँ भीड़ बढ़ाई है, निश्चित तौर पर 17 अप्रैल के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी वो ये बताएंगी कि कोरोना का इफ़ेक्ट चुनाव प्रचार के दौरान होता है या नहीं, या बाद में जो है उसका असर दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर जो हालात कोरोना के हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि दमोह पूरी तरह सुरक्षित होगा। थोड़ा बहुत खतरा वहाँ भी है, लेकिन खतरे के बीच में ही ये चुनाव हो रहे हैं। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से होगा, वहाँ संक्रमण नहीं फैलेगा और लोग वहाँ के सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। जुगल, आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक छोटी टिप्पणी दमोह के चुनावी परिदृश्य को, जो अंतिम चरणों तक पहुंच गया है, और कोरोना की स्थिति, कोरोना को लेकर वार पलटवार। जी जुगल जी बोलिए। सर जुगल जी। जी देखिए, अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें, दमोह उपचुनाव का, तो अभी मुझे वो मैच याद आता है जो वर्ल्ड कप हुआ था, पिछला वर्ल्ड कप। उस मैच में जो आखिरी जो मतलब फाइनल मैच था, और फाइनल मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ था, आखिरी गेंद तक नहीं पता था कि आखिर ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। इसी तरह का कुछ स्थिति दमोह की है। आखिरी गेंद तक नहीं समझ आ रहा कि ये दमोह किसके खाते में जाएगा। दोनों ही दल दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई ये कहता है कि बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेगी तो शहरी क्षेत्र में पिछड़ जाएगी, जबकि बीजेपी कहती है कि वो शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन अभी तक जो जनता का मिजाज है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कोई भारी प्रत्याशी का आरोप टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा बता रहा है, तो कोई विकास का। बीजेपी इस बात को बताने में कितना कामयाब हो पाती है कि अगर वो बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएगी तो क्षेत्र का विकास होगा, जबकि कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि टिकाऊ बिकाऊ का मामला है। राहुल लोधी ने आपके जुगल बहुत संक्षेप में, कम वक्त है मेरे पास, स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या जनता किससे तरफ जाएगी। जी, आज की जो रैली थी और इसके पहले जो रैलियां हुई हैं, इसके पहले जो रैलियां हुई हैं जुगल जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, कांग्रेस की आज की रैली, लोगों का उत्साह आपने कैसा देखा? मतलब ये लोगों का उत्साह कहूं या कार्यकर्ताओं का उत्साह कहूं, जो भी सच्ची बात हो, लेकिन क्या लोग खौफजदा नजर आए? कोरोना की जो रिपोर्ट्स दमदमों पहुंच रही हैं,
या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर कोई खौफ नहीं था। चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, कोरोना से निपट लेंगे। जी देखिए, जो शुरुआती दौर का जब प्रचार था, जब बिल्कुल दमोह में इस बात को लेकर कोई डर नहीं था कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन जब अभी ये दूसरी लहर के अभी कुछ 4-5 दिन पहले जब जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं दमोह में, उसके बाद निश्चित आम आदमी तो बिल्कुल डरा हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं आ रही है। कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का है, वो एक जरूर अपना तर्क दे देता है, लेकिन निश्चित रूप से आम जनता अब दमोह की डर चुकी है। पिछले 4-5 दिन से जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं यहाँ पे, तो कोरोना का डर अब यहाँ सताने लगा है और कोरोना भी यहाँ मुद्दा बनता दिख रहा है। शरद जी चलिए, बहुत शुक्रिया जुगल, आप निगाह रखिए वहाँ। और अब कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर हम इंतज़ार करेंगे 17 के मतदान का और 2 मई को आने वाले नतीजों का 5 राज्यों के साथ। चलिए, मैं निशंक जैन साहब की तरफ आता हूं, फिर भरत जी की तरफ आऊंगा, भारत सिंह जी की तरफ आऊंगा। निशंक जी, क्या राजनेताओं से कोरोना भी डरता है? यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने थोपा है। यह चुनाव हमारे गद्दार साथी ने दमोह की जनता पर थोपा है। और मैं सुबह शिवराज जी का बयान आपके ही चैनल पे सुन रहा था जी, कि उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना की चिंता हुई और इसलिए मुझे भोपाल में रहना जरूरी लगा और इसलिए आज मैं दमोह की जनता से क्षमा मांगता हूं। मैं माननीय शिवराज जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लगातार आप और कल कांग्रेस के एक पूर्व नेता जी ने दमोह में सभाएं ली, उस समय कोरोना का डर कहां था? आप दमोह घर घर घूमे, क्योंकि कल आपको जनता की नब्ज समझ में आ गई कि दमोह की जनता ने तय कर लिया है कि दमोह का चुनाव तो राहुल लोधी बनाम जनता है। यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। रही कोरोना की बात, तो कोरोना के दलदल में धकेलने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्वास्थ्य मंत्री को अपने मंत्रालय में रहना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंजेक्शन की कमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, वह स्वास्थ्य मंत्री एक टेंट में खाली कुर्सियों को अपना संबोधन दे रहे थे। ये सरकार की हकीकत है। अब जब लगने लगा कि स्थिति हमसे बाहर निकल रही है, चुनाव की स्थिति हमसे बाहर निकल रही है, तो ये कोरोना की आड़ लेने की बात कर रहे हैं। जबकि इस प्रदेश में कोरोना फैला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से फैला है, इनकी नाकामी की वजह से फैला है। मैं लौटता हूं आपकी तरफ, लेकिन शायद आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए थे। मैंने ये भी सवाल किया था कि क्या कोरोना राजनेताओं से डरता है? ये सवाल जनता पूछ रही है, ऐसा समझिएगा। आऊँगा दूसरे चरण में, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। भारत सिंह जी की तरफ मैं आता हूँ। भारत जी, बड़े दावे हैं कांग्रेस के। निशंक जी बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया, तमाम बातें कहीं, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। इन दावों की तो कसौटी जो है वो 17 का मतदान और 2 का परिणाम होगा। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की ताकत, और कोरोना पर भी आपका अंदाजे बयां क्या कहता है, ये भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी सर। देखिए शरद जी, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि निशंक जी पूर्व के जो रिजल्ट थे उपचुनाव के जी, उससे भी वो वाकिफ हैं, और जो उपचुनाव ये दमोह में होने जा रहा है वो निश्चित रूप से इसके लिए कमलनाथ जी दोषी हैं और कांग्रेस दोषी है। कमलनाथ जी नाकामयाब मुख्यमंत्री इस प्रदेश के साबित हुए, इसलिए उनके साथियों ने कांग्रेस को छोड़ा है। तो एक इसलिए छोड़ा है कि कमलनाथ जी ने चुनाव के समय जो जनता से वादा किए थे, उस वायदे पर कमलनाथ, अरे बोले निशंक जी पूरा समय रहेगा आपके पास। निशंक जी रुकिए आपके पास निशंक जी, पूरा समय रहेगा निशंक जी। ऐसे में हम किसी को नहीं सुन पाएंगे ठीक से। जी बोलिए कुशवाहा जी। जी देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा शरद जी, देखो सच होता है, झूठ होता है। इसलिए इस तरह से जो निशंक जी के मन में जो भड़बड़ाहट है और घबराहट है, इससे ये प्रतीत होता है कि दमोह चुनाव का रिजल्ट
जो 22 तारीख सॉरी 2 मई को आने वाला 17 तारीख को जो मतदान होना है जी, दमोह की जनता को जी, पूर्ण विश्वास है, भरोसा है माननीय शिवराज जी की नेतृत्व वाली सरकार पे, शिवराज जी पे, क्या इस प्रदेश का तो कोई विकास कर सकता है तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कर सकती है। और उन्होंने कमलनाथ की नाकामयाबी की वजह से ये उपचुनाव हुआ है। अगर कमलनाथ जी सफल मुख्यमंत्री होते तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी उपचुनाव हुए हैं ये नहीं होते। इसलिए पूर्ण रूप से मैं ये कहूंगा, हमें विश्वास है, भरोसा है प्रदेश की जनता पर कि शिवराज जी ने जिस अच्छे मन से, अच्छे हृदय से, अच्छी नीयत से जो प्रदेश की जनता की सेवा की है, गरीबों के कल्याण के लिए जो बहुत अहम योजना चलाई है, प्रदेश को जो विकास दिया है, प्रदेश को जो विकास की एक रफ्तार प्रदेश ने पकड़ी है, तो इसमें शिवराज जी को श्रेय जाता है। इसलिए ये चुनाव मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। निशंक जी को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि निशंक जी पड़ोस में ही है और निशंक जी को सब पता है कि दमोह में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इसलिए उनके मन में जो घबराहट है वो स्पष्ट झलक रही है। कोई घबराहट नहीं है, मेरे अंदर का विश्वास है, क्योंकि हम भी लगातार दमोह में हैं और अभी भी मैं दमोह से ही बैठ के बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम बाहर के लोग, हम जब जनता से पूछते हैं तो अरे जनता कहती है कि हमें विकास को भगाना है और टिकाऊ को लाना है। जनता कहती है गद्दार को दंड देना है। और जहां तक आपने कमलनाथ जी की बात कही, कमलनाथ जी का विश्वास लोकतंत्र पर है, कमलनाथ जी का विश्वास संविधान पर है। अरे संविधान की धज्जियां तो आपने उड़ाई है, आपके नेताओं ने उड़ाई है। और आज 14 अप्रैल के दिन तो भारत भाई सही बोलिए कि कौन ने संविधान के साथ क्या किया है। अरे जी बाबा साहब को पता होता कि आने वाले समय में ऐसा भी एक दल बनेगा जो सिर्फ देखिए एक बात करके अपनी सरकार अवश्य कहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं वो संविधान में एक क्लॉज भी डाल दे। चलिए क्या कह रहे हैं कुशवाहा जी, सुन लेते हैं। निशंक जी, बोलिए कुशवाहा जी, बोलिए। ऐसा भी एक दल आएगा। निशंक जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए निशंक जी की बात करें, गोवा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। निशंक जी जनता से जनमत से कोई लेना देना नहीं है। धनबल और बाहुबल के दम पर हमेशा सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं आपके मित्र क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी जी बोलिए जी, बोलिए शरद जी। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो निशंक जी जो कह रहे हैं, हमें कांग्रेस हमेशा वोटों की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार की राजनीति करती है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जिक्र कर रहे थे निशंक जी, मैं निशंक जी को इतना बताना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया था। और एक बात और कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से अगर सम्मानित किसी ने किया था, चलिए हम विषय पर आते हैं, सरकार विषय पर आते हैं, मोदी जी की सरकार ने किया था। दिनेश जी की तरफ मैं चलता हूं, के अंदर आप दोनों की तरफ लौटता इतना बड़ा स्मारक जो बना है, मैं लौटता हूं आप दोनों की तरफ, पार्टी की सरकार के समय का बना है, माननीय शिवराज जी के आप दोनों की तरफ लौटता हूं। दिनेश जी बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों मित्रों की, इन दोनों महानुभावों की बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे लग रहा है कि चुनाव तो काफ़ी दिलचस्प है, अच्छा खासा दिलचस्प चुनाव है दमोह का। हालांकि बीजेपी के लिए ये बात, फिर मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए एक एज ज़रूर जाता है कि वो नज़दीकी मुकाबलों में एक अच्छे फिनिशर की तरह सामने आती है और बड़े चतुराई से वो अध्ययन करती रहती है कि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस है वो कहाँ कहाँ प्लस कर रही है। कांग्रेस इतनी एक अनुभवी पार्टी होने के बाद भी शायद संसाधनों की बात कर लें या कहीं रणनीति और सोच की बात कर लें कि वो उन चीज़ों को ही प्लस मानकर अंतिम समय तक चलती है कि नहीं हमारा पल्ला भारी है और ये हिलने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी उन चीज़ों को जो कांग्रेस की प्लस हैं उन्हें अपनी तरफ अंतिम समय तक खींच लेती है। क्या आपको लगता है दमोह का निर्णय भी इसी तरह से होगा, अंतिम समय में जो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रतिद्वंदी के खेमे में सुराख लगाएगा वही अपना पल्ला भारी करेगा? सर जी। देखिए शरद जी,
जो चुनाव है दमोह का निश्चित तौर पर दिलचस्प चुनाव है। आप दिलचस्प इस तरह से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एयर टाइट रखती है इलेक्शन को, कोई भी इलेक्शन हो, आप देखिए बड़े बड़े चेहरे आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, जो कोई बहुत बड़ा प्रचार पर उसका बड़े नेताओं का बहुत ज्यादा जोर नहीं है। कमलनाथ जी के भी कुल जमा 3 दौरे मुझे लगता है कि वहां हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी एक बार गए हैं और बहुत सारे नेता तो उस पूरे प्रचार में दिखाई नहीं दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस मुद्दे को लेकर 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो यहां भी उसी को आजमाना चाहती है, जबकि वहां टेस्टेड है। अब ये जो बिकाऊ और टिकाऊ जैसे मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है। कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पे चुनाव लड़ रही है। यदि उसके पास जो है चेहरे का अभाव है तो कोई ना कोई उसको इस तरह के मुद्दा सामने रखना पड़ेगा कि जनता उसकी तरफ आकर्षित हो। और जनता बनाम जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उसने पहले भी बनाने की कोशिश की और अभी भी वही करता, कोई नयापन उसमें नहीं है। और ऐसा लगता भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस अपनी जो सीट को, जो विधानसभा 2018 में उसने जीती थी, उसको बरकरार रखना चाहती है। दमोह का जो इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां लंबे समय तक चुनाव जीतती रही है। 2018 में कांग्रेस की लॉटरी जो निकली थी उसको कैसे मेंटेन रखेगी, ये इसकी चिंता जो है कांग्रेस पार्टी को वहां दिखाई नहीं देती है। तो जो ये बताती है कि चुनाव दिलचस्प है इस मायने में कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो मध्य प्रदेश जो उसका बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था उसको बचाने की कोई कोशिश किसी भी तरह से नहीं कर रही है। जी 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 निशंक जी, मुझे ये बताइए कि टिकाऊ और बिकाऊ का नारा 28 सीटों के उपचुनाव में भी था और बहुत एग्रेसिव था, बहुत ही आक्रामक तरीके से था। क्यों नहीं चला, ये एक अलग बात है। शायद ये भी हो सकता है कि आज के दौर में मैं इसको किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी से नहीं जोड़ूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि क्षरण और पतन इतना हुआ है कि लोग अब ऐसे मुद्दों को शायद दिल से नहीं लगाते हैं। उनका मानना है कि प्रलोभन आएगा तो चरित्र जो है वो थोड़ा दाएं बाएं होगा। ये शायद हमारे नॉर्म्स में शामिल हो गया। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं। तो क्या आप किस उम्मीद पर आप बैठे हैं कि बिकाऊ टिकाऊ अभी भी काम करेगा? सर, मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के? आपकी जो टिप्पणी है जी, वो बिल्कुल सामयिक और अंदर की जो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रजातंत्र का माहौल बना दिया है उससे व्यतीत होकर है। मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी मर्यादा में जो टिप्पणी कर सकते हैं वो आपने की है, मैं उसके शब्दार्थ समझ सकता हूँ। और जहां तक दिनेश जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव को जीतने के लिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी 2 दिन रहे, माननीय अरुण यादव जी दमोह में हैं, पूरे कांग्रेस के तमाम नेता दमोह में हैं, कमलनाथ जी 3 बार आके दमोह गए और यहाँ के चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। राहुल बनाम दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। और जहां तक बाकी मुद्दों की बात है, कांग्रेस ने हमेशा गरीब की, मजदूर की, नौजवान की, किसान की और महिलाओं की लड़ाई लड़ी है और नगर के क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ी है और वह लड़ाई निरंतर इन वर्गों की कांग्रेस लड़ती रहेगी, चुनाव के नतीजे के बाद भी लड़ती रहेगी। और 2 तारीख को हम यहाँ पर एक बड़ा विजय जुलूस निकालेंगे और दमोह की जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे जाके करेंगे। भारत जी, बीजेपी का दावा हमेशा डेवलपमेंट की तरफ रहा है और जिन भी क्षेत्रों में आपने धुआंधार तरीके से पलटती हुई बाजी को अपनी तरफ किया है, वहाँ विकास से जुड़ी योजनाओं की बम्बार्डिंग कहूँगा मैं, एक के बाद एक घोषणाएं, वो एक बड़ा कारण माना जाता है। और लोग आमतौर पर बाई इलेक्शन में इसीलिए मुख्यमंत्री जी पहले तो एक जरिए लेके चलते थे। चलिए मैं आता हूँ, आपकी तरफ भी समय रहा, निशंक जी समय रहा तो मैं लौटूंगा। ये भरत जी का टाइम है, भरत जी का समय है, उनको सुन लीजिए। जी भरत जी बोलिए। जी चलिए इतना जरूर कहूंगा। जी निशंक जी थोड़ा रुकिए। हाँ बोलिए भरत जी। निशंक जी सुनने, धैर्य रखिए, सुनिए निशंक जी बोलिए। मैं इतना अवश्य कहूंगा, ये प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और प्रदेश की जनता सब जानती है कि इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से भरोसा है
शिवराज जी पर मैं इसलिए कहूंगा कि एक मिस्टर बट्टाधार थे दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने 10 साल में अपने शासन में मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया था, और दूसरे बट्टाधार अगर कोई बीच में जो 15 महीना के लिए आए थे तो वो मिस्टर कमलनाथ जी आए थे। कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर प्रदेश को तबाह करने का काम किया, कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। इसलिए जनता ने उपचुनाव में इसलिए जनता ने इसका जवाब कांग्रेस को, कमलनाथ जी को दिया। आज मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि शिवराज जी ने सही मन से प्रदेश की जनता की सेवा की है, और प्रदेश को एक ऐसा जनसेवक चाहिए शिवराज सिंह चौहान जैसा, आपके मित्र जो हैं उद्योगपति इस प्रदेश को चला एक सज्जन राजनेता है, आप आपके बीच में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। जनता का सेवक माननीय शिवराज सिंह चौहान, दूसरा और कोई प्रदेश के अंदर और कोई ऐसा नाम ही नहीं है। कांग्रेस की कसनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस ने कभी इस प्रदेश को विकास नहीं दिया। कांग्रेस की जब सरकार रही, प्रदेश को लूटने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। इसलिए कांग्रेस की जो बौखलाहट है, निश्चित रूप से निशंक भाई सच्चाई को सुनिए, निशंक भाई सच्चाई को सुनिए। जो आपके अंदर जो बौखलाहट है, कांग्रेस के पूरे चलिए बौखलाहट है। बहुत धन्यवाद आप दोनों को, बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपको, भारत सिंह कुशवाहा जी, निशंक जी और दिनेश गुप्ता जी। तो दोनों तरफ से जोश तो बरकरार है, लेकिन बीजेपी इस जोश के बीच में अपने होश को भी कायम रखती है और अपनी चिंता को भी बराबर, जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में लेकर, चाहे उसको कितना सेहतमंद क्यों ना बताया जाए, डॉक्टर भी देखे कहे नहीं बच्चा बड़ा तंदुरुस्त है, बड़ा सेहतमंद है, कुछ नहीं होगा, इसको कोई समस्या नहीं है, तब भी माँ उसको लेकर चिंतित रहती है, डिठौना लगाती है, उसका ध्यान रखती है, नज़र उतारती है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर उसी बच्चे की तरह है, जो बच्चे को पूरे समय गोद में भी लिए रहती है, डिठौना भी लगाती है, काला टीका भी लगाती है, नज़र से भी बचाती है, झाड़ फूंक भी करती रहती है, और बेस्ट ट्रीटमेंट जो है मेडिकली वो भी लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अंतिम समय तक इस बात को लेकर सशंकित भी रहती है कि भैया तमाम होशियार के बाद कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए इसके लिए सतर्क रहो। ये एक बड़ा फैक्टर होता है जब आप जीतने की दहलीज पर भी खड़े होते हैं, लेकिन तब भी ये मानकर चलते हैं कि बाजी अंतिम क्षणों में भी पलट जाती है, तो ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है। कांग्रेस शायद स्वभाव से एक निश्चिंत रहने वाले चरित्र की पार्टी है, और उससे ये लगता है कि 28 सीटों का नतीजा तो आ ही गया, दमोह का भी होगा तो क्या होगा, और देखते हैं, और यहाँ तो हम ताकत से लड़ेंगे। शायद ये बेफिक्री अब तक कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है, और लीडरशिप का जो केंद्रीय नेतृत्व की बात हम बार बार कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की मजबूती किसी भी पार्टी के लिए, और राज्य की स्टेट लीडरशिप की एक ताकत बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ये भी प्लस बीजेपी का है, और मैं माइनस तो नहीं कहूँगा कांग्रेस के लिए, लेकिन चैलेंज ज़रूर है कांग्रेस के लिए। नमस्कार।